Hi guys, in this video we are going to talk about the short note of S block element. Okay, and this note is useful for exams like in board exams 11 12 JEE NEET. ओके, ये वीडियो हर एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप जेई के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, नीट के लिए या 11 12 के लिए। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। और ये एक शॉर्ट नोट होने वाला है। ओके, इसमें सारी चीजों के बारे में आपको एक आइडिया मिल जाएगा। इसमें कोई क्वेश्चन पार्ट नहीं होगा, केवल थ्योरेटिकल पार्ट होगा। ओके, सो लेट मी चूज द पेन। इस कंटेंट का जो सोर्स है वो लिया गया है जी स्क्वायर से। ओके, लेट्स मूव। देखो, सबसे पहले बात करते हैं एस ब्लॉक किस एलिमेंट्स को कहेंगे। तो वैसे एलिमेंट जिनमें लास्ट इलेक्ट्रॉन अगर एस सबसेल में फिल हो रहा है तो उनको हम एस ब्लॉक एलिमेंट्स कहेंगे। अगर हम सोडियम की बात करें तो लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में आता है, 3s1। ओके, तो ये जो जितने भी एलिमेंट्स हैं सारे एस ब्लॉक एलिमेंट्स हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट, एस ब्लॉक में दो ग्रुप आते हैं, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2। ग्रुप 1 में लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रांसियम। ग्रुप 2 में बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम एंड रेडियम। ओके, अगर हम बात करें कि ग्रुप वन को क्या कहते हैं तो उसको कहते हैं अल्काली मेटल्स। ओके, ग्रुप 2 को अल्कलाइन अर्थ मेटल या अल्कली अर्थ मेटल भी कहते हैं। इन दोनों ग्रुप में फ्रांसियम और फ्रांसियम एंड रेडियम रेडियो एक्टिव एलिमेंट होते हैं। ओके, एंड वन मोर थिंग, जो सीजियम एंड फ्रांसियम होता है ये नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर एज ए लिक्विड एग्जिस्ट करता है। ओके, नेक्स्ट, एक एक्सेप्शन ग्रुप 2 में ये है कि बेरिलियम इज नॉट बेरिलियम एक्चुअली डोंट नॉट एक्ट लाइक अ अल्कली अर्थ मेटल, क्योंकि इसके जो अल्कली अर्थ मेटल का प्रॉपर्टीज क्या है कि इनके जो ऑक्साइड्स होते हैं या हाइड्रोक्साइड होते हैं वो बेसिक नेचर के होने चाहिए। बट बेरिलियम एक्सेप्शनल बिहेवियर शो करता है, इसके जो ऑक्साइड है और हाइड्रोक्साइड है वे एम्फोटेरिक नेचर के हो जाते हैं। ओके, ऐसा इसलिए कि जैसे ही हम बेरिलियम ऑक्साइड को HCl के साथ में ट्रीट करते हैं तो रिएक्शन देता है। अगर बेरिलियम ऑक्साइड को बेस के साथ में ट्रीट करेंगे, एसिड के साथ में ट्रीट किया तो रिएक्शन दिया, बेस के साथ में ट्रीट करेंगे तो भी रिएक्शन दिया। बेरिलियम क्लोराइड बनाता है एसिड के साथ में, और यहाँ पर बेराइलेट है। एक्चुअली में ये बेराइलेट है, ये ब्यूटाइलेट नहीं है। सोडियम बेराइलेट बनाता है। ओके, इसको बेराइलेट बोलते हैं। अब बात कर लेते हैं इस ब्लॉक के कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। देखो, फर्स्ट है हमारे पास एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज क्या हो जाएगा, तो ग्रुप 1 में जब हम टॉप टू बॉटम जाते हैं तो हम देखते हैं कि लिथियम का साइज सबसे छोटा, इंक्रीज करता है सोडियम, उससे बड़ा पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रांसियम। ओके, सिमिलरली ग्रुप 2 के लिए भी बेरिलियम सबसे छोटा होगा और इंक्रीज करके बेरियम सबसे बड़ा होगा। अगर ग्रुप 1 और ग्रुप 2 में कंपैरिजन करना पड़ गया कि लिथियम और बेरिलियम में साइज का क्या है, तो आप ऐसा मान लो कि लेफ्ट टू राइट पीरियोडिक टेबल में जब हम यहाँ से देखो लेफ्ट टू राइट जाते हैं पीरियोडिक टेबल में तो साइज क्या होती है, डिक्रीज करती है। तो पहले फर्स्ट ग्रुप वाला आता है, देन सेकेंड ग्रुप वाला आता है। ओके, तो ऑब्वियस है कि ये वाला जो लिथियम है वो बड़ा होगा बेरिलियम से, सिमिलरली सोडियम बड़ा होगा, यहाँ पर पोटेशियम बड़ा होगा, रुबिडियम बड़ा होगा, ऐसे ये चलता जाएगा। ओके, तो यही लिखा गया इन शॉर्ट ग्रुप 1 विल बी ग्रेटर in size than group 2. Okay, next we will talk about melting point and boiling point. So melting point and boiling point is directly proportional to strength of metallic bonding. Okay, ये क्या है स्ट्रेंथ ऑफ मेटालिक बॉन्डिंग? एक्चुअली कोई अगर मैं लिथियम में मेल्टिंग पॉइंट कंपेयर कराऊं तो देखो लिथियम सिंगल तो होगा नहीं। अगर लिथियम का मैं कोई स्टोन ले रहा हूँ
तो उसमें लिथियम लिथियम के बीच में बॉन्डिंग होगा, बहुत सारे लिथियम लिथियम के बीच में बॉन्डिंग होगा, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। ये लिथियम लिथियम के बीच में बॉन्डिंग प्रेजेंट होता है। अब देखो, ये जितना अगर स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होगा उतना ज्यादा मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होगा। बस यही है कि स्ट्रेंथ ऑफ मेटालिक बॉन्डिंग, और इनके जो मेटल मेटल के बीच में जो बॉन्ड बनता है उसको मेटालिक बॉन्डिंग कहते हैं। ओके, एक और चीज, मेटालिक बॉन्डिंग किस पे डिपेंड करेगी? तो ऑब्वियस है कि मेटालिक बॉन्डिंग जो होती है वो नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड करती है। जितने ज्यादा अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्डिंग बनेगी। ओके, अगर हम बात करें कि लिथियम से सीजियम में अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो देखो इसमें हमेशा अनपेड इलेक्ट्रॉन एक ही है, वेरी नहीं कर रहा है। तो अनपेड इलेक्ट्रॉन के बेसिस पे तो हम नहीं बता सकते मेटालिक एंड बॉइलिंग पॉइंट। ओके, तो हम एक ही चीज पर बात बता सकते हैं, वो है स्ट्रेंथ ऑफ मेटालिक बॉन्डिंग बता सकते हैं। किस चीज के बेसिस पर? हाँ सॉरी, देखो अनपेड इलेक्ट्रॉन के बेसिस पर नहीं बता सकते, बट ऐसे बता सकते हैं कि कौन सा एलिमेंट अपना इलेक्ट्रॉन इजिली लूज कर देगा। ओके, देखो तो हम जानते हैं कि टॉप टू बॉटम जा जाते हैं तो रिएक्टिविटी इंक्रीज करती है। सीजियम अपना इलेक्ट्रॉन इजीली लूज कर देता है, तो उसके पास मेटालिक बॉन्डिंग के लिए इलेक्ट्रॉन रहेगा ही नहीं अवेलेबल। ओके, और लिथियम अपना इलेक्ट्रॉन होल्ड करके रखेगा। ओके, इसके बाद मेटालिक बॉन्डिंग होगा ज्यादा, तो जितना ज्यादा मेटालिक बॉन्डिंग, अब इसलिए मेटालिक मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट लिथियम का सबसे ज्यादा और सीजियम का सबसे कम। ओके, ये था अल्कली अर्थ मेटल, अल्कली मेटल का। अगर अल्कली अर्थ मेटल करेंगे तो यहाँ पर एक एक्सेप्शन हो जाता है, बेरिलियम का सबसे ज्यादा। देखो बेरिलियम के बाद होना तो चाहिए मैग्नीशियम, बट यहाँ पर हो जाता है मैग्नीशियम का सबसे कम। ओके, बेरिलियम के बाद कैल्शियम, देन स्ट्रोंशियम, देन बेरियम, देन मैग्नीशियम। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट का भी ट्रेंड वेरी करता है। सबसे पहले बेरिलियम, देन बेरियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एंड मैग्नीशियम। ओके, बेरिलियम का एक्सेप्शनल बिहेवियर, सॉरी, बेरिलियम एक्सेप्शनली शो करता है क्योंकि ये डायगोनल रिलेशनशिप किसके साथ दिखाता है? अपना एल्यूमिनियम के साथ में। तो ये एल्यूमिनियम जैसी कुछ प्रॉपर्टीज रखता है। ओके, सो हाँ, और वन मोर थिंग, अब यहाँ पर मैग्नीशियम का सबसे कम कैसे हो गया? देखो तो मैग्नीशियम भी अपना डायगोनल रिलेशनशिप किसके साथ शो करता है? लिथियम के साथ में। तो ऑब्वियस है कि लिथियम के जैसा ये प्रॉपर्टी शो करेगा, इसलिए इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम हो गया है और इसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा हो गया। एक और चीज देखो, यहाँ पर क्या हो गया कि यहाँ पर वन इलेक्ट्रॉन थे तो इजिली रिलीज हो जा रहे थे। अब यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रॉन टू है तो इजिली होल्ड होल्ड करके रखेगा इलेक्ट्रॉन को, इजिली रिलीज नहीं होगा। ओके, इसीलिए इस, अगर वन और टू में अगर हमें बात करना पड़ेगा कि मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा होता है, तो ऑब्वियसली टू का ज्यादा होता है, सेकेंड ग्रुप का। ओके, आयोनाइजेशन एनर्जी की बात कर लेते हैं। तो पता ही है कि टॉप टू बॉटम जाते हैं तो आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज करती है। दोनों ग्रुप के लिए सेम हो जाएगा, आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज करेंगे, लिथियम टू सीजियम एंड बेरिलियम टू बेरियम। ओके, कुछ नोट है कि अगर फर्स्ट ग्रुप में हमें कंपैरिजन करना पड़ेगा कि आयोनाइजेशन एनर्जी कैसे होता है। देखो सोडियम का सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे 3s1, मैग्नीशियम का लिखेंगे तो कितना होता है 3s2। तो ग्रुप वन से ग्रुप टू की आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी क्योंकि यहाँ पर से हम इजीली इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर देंगे लेस एनर्जी दे करके। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्योंकि पेयर होते हैं तो यहाँ पर पेयरिंग को रिमूव करने के लिए हमें एनर्जी ज्यादा नहीं पड़ेगी, तो ऑब्वियस है कि इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा हो गई। IE1, जब आप आयोनाइजेशन एनर्जी टू की बात करेंगे, ये IE2 है, ठीक है। आयोनाइजेशन एनर्जी टू की बात करेंगे तो वहां पर देखो पहला इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर दो तो सोडियम का कॉन्फ़िगरेशन कैसा हो गया, नियोन जैसा। मैग्नीशियम प्लस का कॉन्फ़िगरेशन कैसा हो गया, यहाँ पर 3s1 लिखना छूट गया, ठीक है, ये 3s1 हो गया, ठीक है, नियोन 3s1 हो गया। यहाँ पर देखो 3s0 होना चाहिए सर, एक सेकेंड, ये गलत है, ठीक है। यहाँ पर 3s0 हो गया और यहाँ पर 2p6 प्रेजेंट होगा, पहले यहाँ पर 3s1 हो गया, थोड़ा सा मिस्टेक है। ओके, देखो अब यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर तो फुल्ली नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को इसने अचीव कर लिया तो यहाँ पर इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत हाई हो जाती है। यहाँ पर सिंगल इलेक्ट्रॉन है, इजीली रिलीज हो जाएगा तो इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी कम हो जाएगी। तो अगर आयोनाइजेशन एनर्जी वन की बात हो रही है तो ऑब्वियसली कि आयोनाइजेशन एनर्जी वन किसकी ज्यादा होगी, ग्रुप टू की, और आयोनाइजेशन एनर्जी टू में हमेशा ग्रुप वन की ज्यादा। ओके, डेंसिटी की बात कर लेते हैं। डेंसिटी क्या हो जाता है, देखो डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन में वॉल्यूम। ओके,
वॉल्यूम की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि हम मास से डेंसिटी को कंपेयर कर लेंगे। जब हम टॉप टू बॉटम जाते हैं तो हमने देखा होगा कि बहुत सारे सेल ऐड होते हैं और मास भी इंक्रीज करता है। ओके, अगर इसका मास मान लीजिए कि 7 है तो इसका एटॉमिक मास कितना हो जाता है, पोटेशियम का हो जाता है आई थिंक 40। ओके, इसका हो जाता है 50, 23 सॉरी, इसका 23। ओके, इसका इसका और ज्यादा होगा, इसका और ज्यादा होगा, ठीक है। अब देखो, अगर मास के बेसिस पे देखेंगे तो क्या होगा, लिथियम से सीजियम तक मास इंक्रीज कर रहा है, तो मास इंक्रीज कर रहा है तो ऑब्वियसली है मास इंक्रीज कर रहा है तो डेंसिटी किसके प्रोपोर्शनल है, मास के, तो मास इंक्रीज कर डेंसिटी भी इंक्रीज कर रही है। बट यहाँ पर पोटेशियम पहले आया क्योंकि वॉल्यूम भी हमें लेकर चलना है साथ में, केवल मास नहीं है। तो वॉल्यूम जिसका वॉल्यूम कम होगा उसकी डेंसिटी ज्यादा हो जाएगी, तो सोडियम का वॉल्यूम कम होता है इसकी डेंसिटी ज्यादा। ओके, सिमिलरली यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर भी एक्सेप्शनल बिहेवियर है, तो आप इसको याद ही करो क्योंकि दोनों कंपेयर करना एक हार्ड टास्क है। ठीक है, देखो कैल्शियम हो जाएगा, उसके बाद मैग्नीशियम, देन बेरिलियम, स्ट्रोंशियम एंड बेरियम। बस यहाँ पे क्या हो गया कि बेरिलियम की डेंसिटी हाई हो जाती है कैल्शियम और मैग्नीशियम से। नेक्स्ट हमारे पास हाइड्रेशन एनर्जी या हाइड्रेशन इंथैल्पी। तो ये क्या होता है, जब हम किसी एटम को या स्पेसिस को वाटर में डिजोल्व करते हैं, ठीक है, स्पेसिस है वाटर में डिजोल्व करते हैं तो वाटर उसको सराउंड करता है और सराउंड करने के बाद कुछ एनर्जी रिलीज करता है। उस एनर्जी जो रिलीज हुई है उसी एनर्जी को कहा जाता है हाइड्रेशन एनर्जी। ओके, तो हाइड्रेशन एनर्जी जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है चार्ज के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है साइज के। मतलब जितना ज्यादा चार्ज होगा उतना ज्यादा हाइड्रेशन एनर्जी, जितना कम साइज होगा उतना ज्यादा हाइड्रेशन एनर्जी। ओके, देखो अगर हम देखेंगे तो लिथियम का साइज सबसे छोटा होता है लिथियम प्लस का, और साइज इंक्रीज कर रहा है तो हाइड्रोजन एनर्जी लिथियम का सबसे ज्यादा हो जाएगा, सीजियम का सबसे कम। सिमिलरली बेरिलियम का सबसे छोटा साइज तो सबसे ज्यादा हाइड्रोजन एनर्जी, सबसे कम बेरियम का। ग्रुप 1 और ग्रुप 2 में अगर कंपेयर करो तो यहाँ पर देखें, अगर कंपेयर करें तो सोडियम पर चार्ज 1 है, यहाँ पर चार्ज 2 है, तो हमने क्या बोला था कि जितना ज्यादा चार्ज होगा उतना ज्यादा एनर्जी। तो जितने भी ग्रुप 2 वाले हैं उनकी हाइड्रोजन एनर्जी ज्यादा होगी एज कम्पेयर टू ग्रुप 1। ओके, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि साइज का, अगर हम गैसियस फेज और एक्वस फेज ले रहे हैं तो साइज का कंपेरिजन क्या होगा। ओके, देखो तो अगर गैसियस फेज हमने ले रखा है तो साइज कैसे होगा, लिथियम सोडियम पोटेशियम रोडियम से ही हमने लिख दिया है। देखो तो साइज सबसे छोटा गैसियस एटम अगर लिथियम प्लस होगा, फिर सोडियम प्लस पोटेशियम रुबिडियम एंड सीजियम, साइज ऐसे इंक्रीज करेगा। ओके, और मोबिलिटी किसके डायरेक्टली, मोबिलिटी होती है कि कितना जितना अगर बल्कि एटम हो जाएगा, जितना बल्कि आयन होगा उसकी मोबिलिटी उतनी कम होगी। हमें लाइटर एटम चाहिए जिससे उसकी मोबिलिटी इजी हो सके, इलेक्ट्रिकल कनेक्टिविटी हाई होगी। ओके, जो इजीली मूवेबल होगा उसकी कनेक्टिविटी हाई होगी। तो अब जैसे कि जो स्मॉल एटम होंगे उसकी कनेक्टिविटी हाई होगी, तो देखो लिथियम यहाँ पर स्मॉल हो जाएगा, सोडियम पोटेशियम रुबिडियम एंड सीजियम। ओके, जब हम एक्वस फेज में बात करते हैं तो यहाँ पर हाइड्रोजन एनर्जी मैटर करता है। कैसे, देखो अगर हमने लिथियम लिया है तो लिथियम का हमने बोला था कि हाइड्रोजन एनर्जी सबसे ज्यादा होता है, यहाँ पर बात हुई थी ना कि हाइड्रोजन एनर्जी किसकी ज्यादा होती है, लिथियम की। अब हाइड्रोजन एनर्जी ज्यादा होने से लिथियम जो होता है मोर नंबर ऑफ H2O को सराउंड करेगा। ओके, ये बहुत सारे H2O आइटम को सराउंड करेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर बहुत सारे H2O एटम को सराउंड करे क्योंकि हाइड्रोजन एनर्जी ज्यादा है, तो जितना ज्यादा H2O एटम को सराउंड करे उतना ज्यादा बल्कि, देखो ऐसा कुछ दिखेगा जो सोडियम जैसे हो गया ना, जो बल्कि साइज का हो गया। अब केवल सोडियम का साइज कंसीडर नहीं होगा, सोडियम के साथ साथ में सारे H2O का साइज भी कंसीडर कीजिए। कुछ सोडियम इतना छोटा था बट हाइड्रोजन एनर्जी होने की वजह से ये इतना बड़ा हो गया। ओके, तो सोडियम से भी कहीं ज्यादा होता है लिथियम का। ओके, यहाँ पर हम लिथियम का साइज होता है, उसके बाद तो देखो सबसे बड़ा क्या हो जाएगा, लिथियम का सबसे ज्यादा सबसे बड़ा साइज लिथियम, देन सोडियम पोटेशियम रुबिडियम और सीजियम का सबसे छोटा साइज। मोबिलिटी इनवर्स रिलेशन रखती है साइज के साथ में, तो अगर लिथियम सबसे बड़ा साइज है तो इसकी मोबिलिटी या लिथियम की वजह से कंडक्टिविटी सबसे कम हो जाएगी और सीजियम की वजह से कंडक्टिविटी सबसे हाई हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट हम फ्लेम टेस्ट कर सकते हैं। अगर
मेटल को हमें डिटेक्ट करना पड़ेगा, तो हम फ्लेम को देख करके बता सकते हैं कि ये कौन सा मेटल है। ओके, तो अगर लिथियम मेटल होगा तो उसका फ्लेम हमें क्रिम्सन रेड कलर का दिखेगा। ओके, सोडियम मेटल का फ्लेम टेस्ट येलो होता है। अगर पोटेशियम हो गया तो फ्लेम कैसा हो गया, वॉयलेट हो गया। और रुबिडियम का फ्लेम टेस्ट रेड वॉयलेट होता है, ये क्रिम्सन रेड है, लाइक ऑरेंज टाइप का होता है। और ये प्योर रेड वायलेट हो गया। सीजियम ब्लू कलर का होता है। ओके, सेकेंड ग्रुप में आ जाते हैं। देखो, बेरिलियम और मैग्नीशियम कोई कलर शो नहीं करते हैं फ्लेम का। अगर कैल्शियम की बात होगी तो इसका कलर ब्रिक रेड होता है, स्टोनशियम का क्रिम्सन रेड, और बेरियम का होता है एप्पल ग्रीन। ओके, अब देखो एक और चीज कि बेरियम और मैग्नीशियम इलेक्ट्रॉन को शो नहीं करते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि जो इनके इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक तो पेयरिंग हो गया है, ठीक है, इसमें सारे शो कर रहे थे क्योंकि ये अनपेड इलेक्ट्रॉन था वन, और यहाँ पर पेयरिंग हो गया और साइज भी इस्तेमाल हो गया, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन को रिलीज ही नहीं करते हैं। ओके, इसलिए ये कलर अपार्ट नहीं करते हैं, इम्पार्ट नहीं करते हैं, सॉरी। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज हम देख लेते हैं। ठीक है, देखो, नेक्स्ट है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये क्या है? तो लाइट जब किसी मेटल एटम पर पड़ता है और मेटल के सरफेस से कोई इलेक्ट्रॉन रिलीज हो जाता है, तो इस इफेक्ट को कहा जाता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ग्रुप वन में अगर देखेंगे तो जो एलिमेंट इजीली इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर देगा, हम बोलेंगे कि वो उसकी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ज्यादा है। तो हमने देखा था कि जब हम लिथियम से सीजियम को जाते हैं, तो सीजियम जो था बिगर साइज के होने के वजह से इलेक्ट्रॉन को इजीली रिलीज कर दे रहा था, और लिथियम का साइज बहुत छोटा था, तो इलेक्ट्रॉन रिलीज नहीं करेगा। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट टॉप टू बॉटम इंक्रीज करती है। ओके, और जो ग्रुप टू वाले हैं वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो नहीं करते, क्योंकि यहाँ पर अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं होता, यहाँ पर होता है, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पेयरिंग होते हैं, तो लाइट पड़ने से ये इलेक्ट्रॉन तो इजेक्ट नहीं होने होते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है कि स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का थोड़ा सा एप्लीकेशन पार्ट यहाँ पर दिया गया है, जहाँ पर हम स्टैंडर्ड रिएक्शन पोटेंशियल निकालते हैं नॉन मेटल्स के लिए। मेटल के हम स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकालेंगे कि कौन सा स्पेसीज इजीली खुद को ऑक्सीडाइज करना चाहेगा। ओके, ओके, तो देखो, कह रहे हैं कि जितने भी अल्कली मेटल्स हैं उनकी जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वैल्यू होती है वो पॉजिटिव होती है। ओके, ग्रुप वन में अगर बात करेंगे तो हम होना तो चाहिए था कि सीजियम सबसे ज्यादा होना चाहिए था, फिर रुबिडियम, पोटेशियम, सोडियम एंड लिथियम। बट लिथियम जो होती है इसकी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हाई हो जाती है। ऐसा क्यों? क्योंकि इसकी जो हाइड्रेशन एनर्जी है वो एक्सेप्शनली हाई हो जाता है। देखो, अगर हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो उसमें सॉल्वेंट का रोल होता ही होता है। गैसियस एटम को हम कंसीडर नहीं करते हैं, सॉल्वेंट में ही तो कोई किसी मेटल आयन को डिसॉल्व किया जाता है, रॉड को डिसॉल्व किया जाता है, इलेक्ट्रोड को डिप किया जाता है। तो हमेशा अगर बात करेंगे तो लिथियम की जो होती है वो हाई हाइड्रेशन एनर्जी होने के कारण इसके जो इलेक्ट्रोड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, वो एक्सेप्शनली हाई होती है। देन हम सीजियम, रुबिडियम, पोटेशियम और सोडियम की बात करेंगे। ओके, अब यहाँ पर सिंगल इलेक्ट्रॉन था तो हाई था, अब देखो यहाँ पर डुअल इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पर जनरल टेंट जाएगा कि बेरियम की सबसे ज्यादा हो जाएगी और बेरिलियम की सबसे कम। यहाँ पर कोई एक्सेप्शनल बिहेवियर नहीं है। वन मोर थिंग, यहाँ पर सिंगल इलेक्ट्रॉन था, यहाँ पर पेयर इलेक्ट्रॉन था, तो इजीली इलेक्ट्रॉन को ये रिलीज करेंगे, तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भी ग्रुप वन की ज्यादा हो गया एज कम्पेयर टू ग्रुप टू। अब हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज देख लिया, अब कुछ देख लेते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। ओके, रिएक्टिविटी, नॉर्मल रिएक्टिविटी की बात कर रहे हैं। तो देखो, सिंपल है कि जो एटम अपने इलेक्ट्रॉन को इजीली रिलीज कर दे रहा है वो रिएक्टिव है। तो सीजियम रिएक्टिव है नेचर में, और लिथियम लेस रिएक्टिव है। सीजियम मोर रिएक्टिव है, लिथियम लेस रिएक्टिव है। सिमिलर फॉर ग्रुप टू, बेरियम इज मोर रिएक्टिव, बेरिलियम इज लेस रिएक्टिव। ओके,
नेक्स्ट टॉपिक में हम बात करेंगे ऑक्साइड, परऑक्साइड और सुपर ऑक्साइड के बारे में। ओके, ऑक्साइड में क्या होता है, ऑक्सीजन पर 2 नेगेटिव चार्ज होते हैं, इसको ऑक्साइड बोलते हैं। परऑक्साइड में अगर ऑक्सीजन O2 पर 2 नेगेटिव चार्ज है, जैसे कि लाइक दैट, परऑक्साइड का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। O2 पर यहाँ पर भी सिंगल नेगेटिव, यहाँ पर भी सिंगल नेगेटिव, तो इस पर सिंगल नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, दोनों पर सिंगल सिंगल, तो ये हो जाएंगे परऑक्साइड। सुपर ऑक्साइड में क्या होता है, किसी एक एटम पर सिंगल नेगेटिव चार्ज होता है, अब किसी एक एटम पर ऐसे सुपर, ये हो जाता है सुपर ऑक्साइड। वन मोर थिंग, यहाँ पर टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट करोगे तो 8 ऑक्सीजन के पास होता है, 2 इलेक्ट्रॉन इसने बाहर से लिए हैं तो 10 हो गया, और नियॉन गैस को कंफिग्रेशन को अचीव कर लिया, ये डायमैग्नेटिक हो गया। परऑक्साइड को देखोगे तो ये भी कैसा हो जाता है, डायमैग्नेटिक हो जाता है। एमओटी में ये पढ़ाया जाता है, ठीक है। अगर आपको एमओटी का वीडियो देखना है तो आप जाकर के ब्लैक बुक केमिस्ट्री वाला चैनल पर देख सकते हैं, ठीक है। इसमें डिटेल के बारे में ऑक्साइड और सुपर ऑक्साइड के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, देखो सुपर ऑक्साइड के बारे में। यहाँ पर क्या होता है, पैरामैग्नेटिक नेचर शो करता है। कैसे, क्योंकि यहाँ पर एक ही इलेक्ट्रॉन पेयरिंग हो पाता है और दूसरा जो होता है वो पेयर नहीं हो पाता है। ओके, देखो अगर ये डायमैग्नेटिक है तो ये कलरलेस हो जाता है, ये डायमैग्नेटिक है तो कलरलेस हो गया, अगर पैरामैग्नेटिक है 1 अनपेड इलेक्ट्रॉन है मतलब कलर हो गया। ओके, ग्रुप 1 की बात करेंगे अल्काली मेटल्स की, तो अल्काली मेटल्स में क्या होते हैं, तो ये ऑक्साइड भी बनाते हैं, सुपर ऑक्साइड भी बनाते हैं, परऑक्साइड भी बनाते हैं। ग्रुप 2 अल्कलाइन अर्थ मेटल ऑक्साइड भी बनाते हैं, परऑक्साइड भी बनाते हैं, बट सुपर ऑक्साइड नहीं बनाते हैं। ओके, स्टेबिलिटी की बात करेंगे कि नेचर में कौन सा स्टेबल है, तो जो ऑक्साइड होते हैं वे मोर स्टेबल होते हैं परऑक्साइड से एंड सुपर ऑक्साइड से। ओके, केस 1, अगर देखो दो केस हो सकता है कि अगर हम किसी मेटल का रिएक्शन करवा रहे हैं लिमिटेड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन लेके या लेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन ले रहे हैं, लिमिटेड सप्लाई कर रहे हैं ऑक्सीजन की, तो जो रिएक्शन है वो सिंपल जाएगा, लिथियम ऑक्सीजन के साथ में लिथियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्सीजन के साथ में सोडियम पर ऑक्साइड, और पोटेशियम रिबिडियम और सीजियम होंगे वो ऑक्साइड के साथ में सुपर ऑक्साइड बनाते हैं। बट अगर आप एक्सेस में O2 ले लोगे, यहाँ पर हमने एक्सेस में अगर हमने O2 लिया है तो लिथियम जो है वो ऑक्साइड तो बनाएगा ही, साथ के साथ परऑक्साइड बनाने की भी टेंडेंसी रखता है, अगर एक्सेस होगा तो। अगर एक्सेस नहीं तो केवल ऑक्साइड तक इस रिएक्शन को स्टॉप करेगा। ओके, नेक्स्ट है कि अगर हमने सोडियम ऑक्साइड लिया है, तो सोडियम ऑक्साइड तो बनाएगा ही, परऑक्साइड भी जनरेट करेगा, सुपर ऑक्साइड भी जनरेट करेगा। ओके, वन मोर थिंग, कभी कभी क्वेश्चन में पूछता है कि ऑक्साइड, परऑक्साइड की और देखो हमने ऊपर पढ़ा था कि ऑक्साइड की स्टेबिलिटी क्या है, सॉरी स्टेबिलिटी केवल बढ़ाता था, ऑक्साइड स्टेबल होता था। अगर हमें बात की जाए कि जो परऑक्साइड फॉर्मेशन की टेंडेंसी होती है, देखो यहाँ पर भी परऑक्साइड बना है और यहाँ पर भी परऑक्साइड बना है, तो इन दोनों में से कौन सा स्टेबल होगा, यहाँ पर लिखा गया है कि जो परऑक्साइड या सुपर ऑक्साइड होते हैं, अगर हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो वो उनकी स्टेबिलिटी इंक्रीज करती है। क्योंकि देखो पहले ही बोला गया था कि लिथियम जो होता है वो ऑक्साइड बनाने की हाईली टेंडेंसी रखता है, सोडियम परऑक्साइड बनाता है, और इस अदर एलिमेंट्स सुपर ऑक्साइड बनाते हैं। तो टॉप टू बॉटम जानने पर परऑक्साइड बनाने की टेंडेंसी सुपर ऑक्साइड बनाने की टेंडेंसी इंक्रीज कर रही है। ओके, तो वही है। एक और एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं कि अगर केटायन लार्ज है तो उसको लार्ज एनायन चाहिए स्टेबिलिटी के लिए। देखो ये ऑक्सीजन 2 नेगेटिव है, ये छोटा हो गया, बट अगर आप यहाँ पर परऑक्साइड लिख रहे हो तो ये कुछ इतना ज्यादा, ये इतने स्पेस में रह गया, अब इसको इतना ज्यादा स्पेस चाहिए, इसका साइज ऑब्वियस है कि परऑक्साइड का साइज इंक्रीज कर गया है। ठीक है, तो इसीलिए कहा गया कि लार्ज केटायन होगा तो लिथियम क्या हो गया, स्मॉल हो गया, तो ऑक्साइड तक बना के रुक जाता है। अब इसको स्टेबलाइज करने के लिए हमें सोडियम चाहिए जो कि लार्ज होता है लिथियम से। ओके, नेक्स्ट हम देख लेते हैं, देखो एनसीईआरटी में कुछ रिएक्शन दिए गए हैं, अगर ऑक्साइड सुपर ऑक्साइड और परऑक्साइड होगा, H2 के साथ में रिएक्शन कराएंगे तो हम कैसे डिटेक्ट करेंगे कि दिया गया एलिमेंट, मतलब दिए गए जो कंपाउंड है वो ऑक्साइड है या सुपर ऑक्साइड या परऑक्साइड है। ओके, तो इसके लिए क्या कहा गया कि अगर मेटालिक ऑक्साइड होगा तो उसको H2 के साथ रिएक्शन करने पर केवल हमें हाइड्रोक्साइड मिलेगा। ओके, अगर दिया गया एलिमेंट मेटालिक परऑक्साइड होगा तो उसको अगर H2 के साथ रिएक्शन करेंगे
तो हाइड्रोक्साइड के साथ में H2O2 भी रिलीज होगा। तो हम बता देंगे कि वो कैसा है, पेरोक्साइड है। अगर सुपर ऑक्साइड की बात करेंगे तो वहां पर क्या हो जाता है कि वो एमओएच के साथ में पेरोक्साइड भी रिलीज करता है और ऑक्सीजन रिलीज करता है। तो बोल देंगे कि दिया गया कंपाउंड कैसा है, सुपर ऑक्साइड। ये डिटेक्शन था ऑक्साइड के बारे में। नेक्स्ट हम बात करेंगे रिएक्टिविटी विथ H2। तो देखो, चाहे ग्रुप 1 का मेटल हो या ग्रुप 2 का मेटल हो, ग्रुप 1 का मेटल भी H2 के साथ में रिएक्शन करके हाइड्राइड बनाता है। ग्रुप 2 के मेटल भी H2 के साथ में रिएक्शन करके हाइड्राइड बनाते हैं। और यहाँ पर एक एक्सेप्शन आ जाएगा बेरिलियम का, बेरिलियम डायरेक्ट हाइड्राइड नहीं बनाता है, इसलिए हम नेक्स्ट में देखने वाले हैं, ठीक है। अभी देखो, अगर हम ग्रुप 1 एलिमेंट की बात करेंगे तो ये डायरेक्टली कंबाइन कर देते हैं, H2 के साथ हाइड्राइड बना लिया। ग्रुप 2 वाले भी डायरेक्टली कंबाइन करते हैं और हाइड्राइड बनाते हैं, एक्सेप्ट बेरिलियम। बेरिलियम के लिए क्या करना पड़ता है, हम रिड्यूसिंग एजेंट ले लेंगे जो कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। और हमें पता है कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एक हाइड्राइड डोनर है। ओके, तो ये क्या करेगा, यहाँ पर जो दो क्लोरीन है इसको सब्स्टिट्यूट करके दो हाइड्रोजन लगा देगा, यहाँ से क्लोरीन रिमूव हो जाएंगे। ओके, और ये जो क्लोरीन रिमूव होंगे, यहाँ पर जो लिथियम होगा उसको स्टेबलाइज करेंगे, ठीक है। ये लिथियलाइज सीएल के साथ में चला गया, AlCl3 यहाँ से अलग हो गया और यहाँ पर बेरिलियम हाइड्राइड हो जाएगा। अब रिएक्शन को बैलेंस नहीं किया गया, बैलेंस कर लेते। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि रिएक्टिविटी विथ H2O। ओके, तो H2O के साथ में रिएक्टिविटी कैसे शो करेंगे, देखो। तो मेटल जो होते हैं वो H2O के साथ में रिएक्शन करके हाइड्रोक्साइड बनाते हैं और H2 गैस बनाते हैं। कभी कभी एग्जाम में पूछता है कि हाँ, हमें कैसे पता चलेगा कि H2 गैस रिलीज हुआ है, नहीं तो H2 गैस का डिटेक्शन क्या होगा। तो देखो, H2 गैस के नियर में अगर आप कैंडल लेके आओगे, कैंडल बर्निंग कैंडल करके आओगे, मतलब जलते हुए कैंडल को, तो जो कैंडल है वो पॉप साउंड करेगा और पॉप साउंड के साथ में जो उसका फ्लेम होगा वो पॉप साउंड के साथ में बुझेगा। ओके, H2 के साथ में रिएक्शन पता चल जाएगा कि H2 गैस रिलीज हुआ है। बेसिक कैरेक्टर की बात कर लेते हैं। तो देखो, बेसिसिटी बेसिक कैरेक्टर होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो जाती है, तो वो हो जाती है साइज के। जितना ज्यादा साइज बड़ा होगा उतना ज्यादा बेसिक कैरेक्टर होगा। तो लिथियम हाइड्रोक्साइड लीस्ट बेसिक है, सीजियम हाइड्रोक्साइड मोस्ट बेसिक है। ऐसा इसलिए, तो देखो बेसिसिटी का मतलब क्या होता है कि जो इजिली OH माइनस को रिलीज कर देगा वो हो जाएगा बेसिक। तो देखो, सीजियम और OH के बीच में आयनिक बॉन्ड है, इजीली ब्रेक हो जाएगा और OH इजीली निकल जाएगा, तो मोर बेसिक हो गया। लिथियम और OH के बीच में स्मॉल साइज है, इनके बीच में बॉन्ड जो होता है वो स्ट्रॉन्ग बनता है, कोवैलेंट नेचर ज्यादा है, तो ये इजीली OH को निकलने नहीं देगा और यहाँ से ये टफ होगा, इसलिए ये लीस्ट बेसिक हो गया। जो इजीली OH दे देगा मोर बेसिक, जो इजीली OH नहीं देगा वो लीस्ट बेसिक, लेस बेसिक। सो ये होने वाला है हमारे पास लास्ट पार्ट। लास्ट पार्ट में देखो कह रहा है कि हमें हाइलो रिएक्टिविटी विथ हाइड्रोजन बतानी है कि जो ग्रुप 1 वाले होते हैं वे हाइड्रोजन के साथ में, मतलब एक Cl2 F2 Br2 आयरन के साथ में रिएक्शन करके मोनोहाइलाइड बनाते हैं। एक हाइड्रोजन अटैच हुआ है तो मोनोहाइलाइड बनाएंगे। ओके, वन मोर थिंग, कभी कभी पूछता है कि कोवैलेंट नेचर क्या हो जाएगा। देखो, टॉप टू बॉटम जाएंगे तो कोवैलेंट कैरेक्टर डिक्रीज करता है, जो कोवैलेंट कैरेक्टर होता है वे डिक्रीज करता है और जो आयनिक कैरेक्टर होता है वो इंक्रीज करता है। मतलब जो सीजियम क्लोराइड है वो सबसे ज्यादा आयनिक होगा और लिथियम क्लोराइड सबसे ज्यादा कोवैलेंट होगा। ओके, तो वहीं लिखा गया है कि लिथियम क्लोराइड इज मैक्सिमम कोवैलेंट कैरेक्टर कोवैलेंट होगा। ओके, अब देखो, जो कोवैलेंट नेचर के अकॉर्डिंग हम एक चीज रिसर्च कर सकते हैं, जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आयनिक कैरेक्टर के एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है कोवैलेंट कैरेक्टर के। तो यहाँ पर सिंस लिथियम क्लोराइड इज मोर कोवैलेंट, तो इसका जो बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट था वो मिनिमम हो गया। ओके, अब सीजियम क्लोराइड की बात करेंगे तो इसका कोवैलेंट नेचर कम होता है, आयनिक नेचर हाई होता है, तो मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट हो जाएगा। ओके, अब देखो, अगर हमें पता चला कि यहाँ पर अगर मैं लिख दिया कि LiF लिथियम फ्लोराइड हमने लिख दिया,
लिथियम क्लोराइड लिख दिया एंड लिथियम ब्रोमाइड लिख दिया। अगर हम इसमें से मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की बात करेंगे तो देखो यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो फ्लोराइड है वो स्मॉल एनायन है। तो कोवैलेंट कैरेक्टर फाइजेंस रूल क्या कहता है कि अगर स्मॉल एनायन है, देखो फाइजेंस रूल यहाँ पर लिखा गया है कि अगर हमें कोवैलेंट कैरेक्टर देखना है तो उसमें मैक्सिमम होगा जिसका स्मॉल साइज हो और एनायन लार्ज हो। ओके, तो यहाँ पर जो स्मॉल साइज लिथियम का ब्रोमीन का लार्ज साइज हो गया तो एनायन लार्ज हो गया, लिथियम केटायन स्मॉल हो गया। मैक्सिमम कोवैलेंट कैरेक्टर इसका ज्यादा हो जाएगा। तो अगर इसका मैक्सिमम कोवैलेंट कैरेक्टर है तो इसकी बॉइलिंग पॉइंट मिनिमम हो जाएगी, तो ये और रह जाएगा। मैक्सिमम आयनिक कैरेक्टर यहाँ पर है, मिनिमम कोवैलेंट कैरेक्टर है, इसकी जो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट होगी वो ज्यादा हो जाएगी। ओके, तो यहीं पर एक रेगुलर ट्रेंड लिख दिए कि अगर कोई मेटल का फ्लोराइड है उसकी ज्यादा होगी मेल्टिंग पॉइंट, फ्लोराइड उससे कम, ब्रोमाइड की उससे कम, और आयोडाइड वाली तो सबसे कम हो जाएगी। ओके, हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं। सोलेबिलिटी डिपेंड करता है टू फैक्टर्स पर। ओके, तो देखो दो चीजें होनी चाहिए, एक तो लैटिस एनर्जी और एक है हाइड्रेशन एनर्जी। तो देखो लैटिस एनर्जी क्या है, जब कोई एलिमेंट से एटम्स कंबाइन करते हैं तो उनको कंबाइन कराने के लिए हमें कुछ एनर्जी देनी पड़ती है। ओके, अब देखो कंबाइन करेंगे तो एनर्जी देनी पड़ेगी, सॉरी कंबाइन करते हैं तो एनर्जी रिलीज होती है। ओके, मान लो LiCl फॉर्म हो गया। अब जब इस LiCl को आप वाटर में डिजोल्व करोगे तो वहां पर क्या हो जाएगा, LiCl को ब्रेक करने के लिए कुछ एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। ओके, तो जितनी एनर्जी यहाँ पर फॉर्मेशन में रिलीज हुई है उतनी ही एनर्जी यहाँ पर, उतनी ही लैटिस एनर्जी यहाँ पर ब्रेक करने की लगेगी, लैटिस एनर्जी यहाँ पर ब्रेक करने के लिए लगेगी। तो यहाँ पर लाइक लिथियम ब्रेक हो गया और H2O से यहाँ पर सराउंड होने वाला है। तो देखो सराउंड होने पर इसको क्या मिलेगा, हाइड्रोजन एनर्जी। तो कह रहा है कि अगर हाइड्रोजन एनर्जी मान लो कि 10 किलो जूल रिलीज हुआ है और यहाँ पर ब्रेक करने के लिए 7 किलो जूल एनर्जी चाहिए। ओके, तो सोलेबल होने के लिए हमें क्या चाहिए कि हाइड्रोजन एनर्जी ज्यादा होनी चाहिए। ओके, जो ब्रेक करने की एनर्जी होनी चाहिए वो कम होनी, मान लीजिए कि 10 जूल इसके लिए रिलीज हुआ है, अगर हमें यहाँ पर देना पड़ गया 11 जूल तो ये मॉलिक्यूल तो ब्रेक ही नहीं होगा। इसलिए हम बोलते हैं कि जो लैटिस एनर्जी होनी चाहिए उसकी वैल्यू लो होनी चाहिए और हाइड्रोजन एनर्जी जो रिलीज एनर्जी है वे हाई होनी चाहिए। ओके, तो यहाँ पर देखो अगर यहाँ पर 10 जूल एनर्जी रिलीज हुआ है, इसको अगर 12 जूल होगा तो ये ब्रेक ही नहीं होगा और यहाँ पर सोलेबल होगा ही नहीं। सोलेबिलिटी क्या है कि मॉलिक्यूल ब्रेक होकर के H2O उसको सराउंड कर लेगा, मॉलिक्यूल सोलेबल हो गया। ओके, तो ब्रेक होगा तब ना, तो ब्रेक होने के लिए हमें कितनी एनर्जी चाहिए, 7 जूल अगर एनर्जी चाहिए तो ब्रेक हो जाएगा और रिमेनिंग 3 जूल उसके पास मॉलिक्यूल के पास हो जाएगा। ओके, तो ये था कंसेप्ट। अब देखो अगर मॉलिक्यूल को हमें सोलेबल बनाना है तो उसके लिए क्या होना चाहिए, लिखा गया है कि जो लैटिस एनर्जी होनी चाहिए वो लो होनी चाहिए और जो हाइड्रोजन एनर्जी होनी चाहिए वो हाई होनी चाहिए। ओके, लैटिस जो सोलेबिलिटी होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है लैटिस एनर्जी की। जितनी कम लैटिस एनर्जी रिक्वायर होगी ना उतना ज्यादा सोलेबल होगा। मान लीजिए इसको इजिली ब्रेकेबल है तो इजिली सोलेबल हो जाएगा, और इसको ब्रेक करने के लिए 20 जूल एनर्जी रिक्वायर्ड हो जाएगी तो बहुत हार्ड होगा, सोलेबल ही नहीं होगा। ओके, हाइड्रोजन एनर्जी की बात करेंगे तो ये डायरेक्टली इसमें जो क्या होता है सोलेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है हाइड्रोजन एनर्जी की। जितना ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगा उतना ज्यादा सोलेबल होता जाएगा मॉलिक्यूल। ओके, और उतने ज्यादा H2O इसको सराउंड करेंगे, हमने पीछे भी बात कर लिया है। ओके जी, अब देखो लिथियम के पास में अगर लिथियम फ्लोराइड है तो उसकी सोलेबिलिटी लो हो जाती है क्योंकि इसकी लैटिस एंथैल्पी हाई है। ओके, अब सीजियम आयोडाइड ये जो होता है इसकी भी सोलेबिलिटी लो है क्योंकि इसके पास वेरी हाई हाइड्रोजन एंथैल्पी, सॉरी वेरी लो हाइड्रोजन एंथैल्पी है। ओके, तो दोनों कंडीशन में सोलेबिलिटी लो हो जाएगी। यहाँ पर हमें अगर इसकी सोलेबिलिटी इंक्रीज करनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा,
इसकी लैटिस एंथैल्पी को कम करना होगा, यहाँ पर हाइड्रोजन एंथैल्पी को ज्यादा करना होगा। ओके, वन मोर थिंग, कहा जाता है कि जो मॉलिक्यूल है बेरिलियम और मैग्नीशियम वाले, बाकी सारे कंपाउंड तो आयनिक होते हैं, बट ये जो दोनों है ये दोनों कोवैलेंट नेचर रखते हैं। ओके, BeCl2 के बारे में बात करते हैं। तो देखो, BeCl2 दो तीन फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। एक तो पॉलीमर के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, एक डाइमर के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, और एक मोनोमर के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। अगर अगर ये इसका टेम्परेचर अगर हम 1200 केल्विन से ज्यादा दे देंगे, ओके, तो ये वेपर फेज में एग्जिस्ट करेगा और ये मोनोमर होगा। BeCl2 फॉर्मूला हो जाएगा, हाइब्रिडेशन हो जाता है sp। सिमिलरली अगर हम टेम्परेचर को थोड़ा सा लो कर दे 1200 केल्विन से कम, ये डाइमर के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, sp2 होता है हाइब्रिडाइजेशन। ओके, और इसका फॉर्मूला होता है Be2Cl6। ओके, नेक्स्ट, अगर हम टेम्परेचर बहुत कूल कर दे रहे हैं तो ये सॉलिड फेज में भी एग्जिस्ट कर सकता है, और वहां पर ये वैलेंसी ऐसे रहेगा। ठीक है, वहां पर ये कैसे हो जाएगा, वहां पर ये हो जाएगा, ये पॉलीमर जैसा होगा, क्योंकि ये जो चेन है ये कंटिन्यूअस होती है। ठीक है, ये चेंज कंटिन्यूअस होता है। ये ऐसे ही BeCl2 के फॉर्म में ऐसे लिख देंगे, BeCl2 होल n। ओके, ये ऐसे फॉर्म में पॉलीमर के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है और ये सॉलिड होता है। तो ये सॉलिड हो गया, ये वेपर हो गया, और ये भी वेपर हो गया। ओके, लास्ट रिएक्शन हम देख लेते हैं। ये देखो, अगर हम दिए गए कंपाउंड को नाइट्रोजन के साथ में रिएक्शन करवाएंगे, तो केवल दो ही ऐसे एलिमेंट है जो नाइट्रोजन के साथ में रिएक्शन कराते हैं। एक तो लिथियम, नाइट्रोजन के साथ में लिथियम नाइट्राइड बनाता है, Li3n। ओके, 3 लिथियम क्यों रिक्वायर हुआ, क्योंकि नाइट्रोजन की वैलेंसी होती है 3। ओके, यहाँ पर 3 नेगेटिव चार्ज होता है, तो लिथियम को अगर हमें सेटिस्फाई कराना है तो यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, इसलिए हमने यहाँ पर 3 लिथियम ले लिया। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पर मैग्नीशियम जो होता है, ओके सॉरी, ग्रुप 1 में लिथियम केवल रिएक्ट करता है N2 के साथ में, और मैग्नीशियम जो होता है ये रिजेंबल करता है। लिथियम एक्चुअली में क्यों रिएक्शन कर रहा है, क्योंकि ये एनालॉगस बिहेवियर शो करता है, सिमिलरिटी शो करता है मैग्नीशियम के साथ में, डायगोनल रिलेशनशिप शो करता है मैग्नीशियम के साथ में। ग्रुप 2 में बात करेंगे तो जो जितने भी एलिमेंट है वे रिएक्ट करते हैं नाइट्रोजन के साथ में और उनके नाइट्राइड बनाते हैं। एज फॉर एग्जाम्पल यू कैन टेक एन एग्जाम्पल Mg3n2। नाइट्रोजन का वैलेंसी 2 हो जाती, सॉरी 3 हो जाती है, और मैग्नीशियम का वैलेंसी 2, तो बस क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया गया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि एक लिक्विड अमोनिया होता है। ठीक है, तो अगर हमारे पास लिक्विड NH3 सॉल्वेंट हो जाएगा, अगर उसमें हम कोई मेटल डाल रहे हैं, ये ग्रुप 1 का भी हो सकता है, ग्रुप 2 का भी हो सकता है। ओके, और यहाँ पर स्टोकियोमेट्री हम ले लेंगे x+y। जो स्टोकियोमेट्री मतलब स्टोकियोमेट्री ऐसे 10, 5 जो भी होगा, उसमें जो x मोल होगा वो मेटल के साथ में जाएगा, मेटल अमोनिया के साथ में, और जो y अमाउंट होगा वो इलेक्ट्रॉन अमोनिया के साथ में जाएगा, और इसी को बोलते हैं, इस इलेक्ट्रॉन को बोलते हैं, सॉरी, अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन। अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन इसको बोलेंगे। ठीक है, इसको बोलते हैं हम अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन। अब देखो, तो ये क्या होता है, ये जो यहाँ पर लिखा है अमोनिएटेड एनाइन, अमोनिएटेड केटाइन, इसको अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। अब देखो यहाँ पर क्या होता है कि जो मेटल होता है, इस इलेक्ट्रॉन की वजह से ये अनपेड इलेक्ट्रॉन होता है, तो इसकी वजह से ये कंडक्टिविटी शो करता है, और इसी इलेक्ट्रॉन की वजह से जो सॉल्यूशन का कलर होता है वो ब्लू हो जाता है। ओके, अब देखो, अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ पर फ्रीली मूव करता है तो ये इलेक्ट्रॉन रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी रखेगा, मतलब मान लो कि कोई और स्पेसिस मेटम प्लस है, तो ये अगर यहाँ पर ये अटैक करेगा, इसको रिड्यूस कर देगा। यहाँ पर ये जो ब्लू कलर सॉल्यूशन है ये रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी रखता है, पैरामैग्नेट हमने बात कर लिया था नेचर में होता है, और ये ड्यू टू पोजीशन ऑफ वही। अब देखो यहाँ पर इस इलेक्ट्रॉन की वजह से कंडक्टिविटी भी शो होती है, तो ये जो गुड इलेक्ट्रिकल कंडक्टर होता है अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन की वजह से और कैटायन की वजह से। एक तो हमारे पास
आयन हो गया और एक इलेक्ट्रॉन हो गया। तो दोनों ही कंडक्टिविटी हमने बोला था कि अगर आयन हो या इलेक्ट्रॉन हो तो दोनों ही कंडक्टिविटी शो करते हैं। ओके, अब देखो यहाँ पर होता ये है कि जो ये डार्क ब्लू कलर है ना, ये फेड होने लगता है और ये कलर तक हो जाता है। ऐसा क्यों होता है कि अगर हम बहुत समय के लिए छोड़ देंगे तो ये जो इलेक्ट्रॉन होता है ना, अगर मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिलीज हुए तो वे पेयरिंग करने लग जाते हैं। ऐसे ये जो इलेक्ट्रॉन है ये पेयरिंग करने लग जाते हैं कुछ टाइम के बाद में। तो जैसे ही पेयरिंग करेंगे तो हम देखेंगे कि यहाँ पर तो कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन था ही नहीं। तो जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ही नहीं रहेगा तो ना ही ये कलर शो करेंगे, ना ही पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो करेंगे और ना ही कंडक्टिविटी। ओके, तो ये हमने शॉर्ट नोट्स कवर कर लिया है इस ब्लॉक के लिए। आई होप ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गया। स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट regarding this chapter, then you can ask in the comment section. In next video we will put forward. Okay, so अभी के लिए थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक लाने वाले हैं। थैंक यू।